हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। न्यू ईयर आ गया है ना, मस्त पार्टी वार्टी भी कर ली है। न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस भी ले लिए होंगे। सोचा भी होगा अब तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये सब करेंगे वो सब करेंगे। तो चलो ठीक है, जब पढ़ने का सोचा ही है तो पढ़ाई शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अपना लेक्चर छोड़ा था मोशन इन प्लेन पर, राइट। और मोशन इन प्लेन का पहला लेक्चर हुआ था। उस पहले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखी थी वेक्टर्स के बारे में, जो जो हमारे पेपर में आ सकती हैं, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज हम सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं इसका, जो है हमारा मोशन इन प्लेन। अब इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बेसिक इंफॉर्मेशन कि मोशन इन प्लेन है, अगर मोशन इन 2D है तो मोशन इन 2D में मैं कैसे इक्वेशंस लिखने वाली हूँ। इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसके बाद हमने पढ़ा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन ये तो मैंने 1 डायमेंशन के लिए पढ़ा था, तो अगर मेरे को 2 डायमेंशन में अप्लाई करनी है तो कैसे काम करना है वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हम लोग 2 कैटेगरीज में काम करेंगे। पहला ग्राउंड टू ग्राउंड, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसमें किसी हाइट पर खड़े होकर आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद ये 2 टॉपिक्स के बाद हम लोग जो अपना थर्ड टॉपिक कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा सर्कुलर मोशन, और फिर इसी के साथ हम लोग अपने मोशन इन प्लेन को रैप अप करेंगे, ठीक। तो तैयार हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन इन 2D से। अब मोशन इन 2D है, ये तो हमने पढ़ लिया कि 2 एक्सिस में मोशन होने वाला है। तो हम अपना रेफरेंस सेट करते हैं कि अभी हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो एक्स एक्सिस में करेंगे और वाई एक्सिस में करेंगे, ठीक। चलिए जी, सबसे पहले मैंने ग्राफ ड्रॉ करा और मैं बोल रही हूँ ये मेरे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है। तो अगर हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं तो मुझे क्या क्या लिखना आना चाहिए, उसके पोजीशन वेक्टर, फिर मुझे उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद मुझे उसकी वेलोसिटी, और उसके बाद एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट थी। तो हम देखते हैं, मेरा पार्टिकल पहले किसी पोजीशन R पर है, तो हम R को कैसे लिखेंगे ये देखो। हमने R को लिखा R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये पार्टिकल मोशन करता हुआ आ गया किसी दूसरे पॉइंट R डैश पर, ठीक। तो R डैश के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे आप, R डैश इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। ये तो हुए इसके पोजीशन वेक्टर, लेकिन मुझे बात करनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए जब मैं बात कर रही हूं तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुआ, यहां से यहां, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर कितना हो जाएगा मेरे पास, आर डैश माइनस आर। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो ये कितना बनेगा हमारे पास यहाँ पे, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर जो है वो बनता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। मतलब उसने डेल्टा एक्स डिस्प्लेस करा एक्स आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, और डेल्टा वाई उसने डिस्प्लेस करा है खुद को वाई डायरेक्शन में, दैट इज वाई एक्सिस में। चलते हैं आगे, वेलोसिटी की बात करते हैं। हमने क्या देखा था, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होती है। हमने यही देखा था कि जो हमारी वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। अब डिस्प्लेसमेंट हमने क्या देखा है, डेल्टा आर। तो v इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय टी, और डेल्टा आर को हमने एक्सिस में तोड़ा एक्स और वाई। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में लिख रही हूं तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स आई कैप
प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाय टाइम, ये आया वेलोसिटी। तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ रही है, डेल्टा एक्स बाई टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई टी जे कैप। तो जो हमारे पास ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटी है, एक्स की, और ये वाई। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर लेती कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है वो हमसे, तो हम इंस्टेंटेनियस के क्या लिखते थे, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखते थे। तो हम यहाँ, ये तो तब था जब हमने इसको 1D में पढ़ा था। तो अगर मुझे यहाँ लिखना है तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी होना चाहिए। इसका मतलब दोनों एक्सिस की अलग अलग वेलोसिटी जाएगी, और अगर अलग अलग वेलोसिटी जाएगी तो कितना लिखोगे आप इसको, एक बार डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जिसमें वी एक्स इज डी एक्स बाई डी टी एंड वी वाई इज डी वाई बाई डी टी। यहां तक हुई वेलोसिटी की बात। अगर उसने मुझसे यहाँ डायरेक्शन भी पूछ ली तो हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स, और ये जो थीटा लिया है हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है, मतलब एक्स एक्सिस से मेजर किया है ये हमने। तो ये डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखेंगे कि उसने डायरेक्शन हमें किस एक्सिस से दे रखी है, वर्टिकल दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल दे रखा है, उसी हिसाब से हम टेन थीटा रिपोर्ट करेंगे। जनरल केसेस में टेन थीटा वी बाई बाई वी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल से है बाय डिफॉल्ट के लिए। अब हम बात करते हैं अपने एक्सेलरेशन की। अगर हमें एक्सेलरेशन लिखना है, देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय t। तो ये हमारे पास कितना आया था, अगर मैं इसको लिखने जाऊंगी, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी होना चाहिए। तो वेलोसिटी हमारे पास दो एक्सिस में आई, d बाई डी टी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो हम बारी बारी से दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये कंपोनेंट है डी वी एक्स बाई डी टी, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए एक्स के लिए, और जो डी वी वाई बाई डी टी है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ए वाई के लिए। तो मैं एक्सेलरेशन को कैसे लिखूंगी यहाँ पे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये तो तरीका हुआ लिखने का कि अगर दो दो टर्म्स दे रखे हैं, 1D 2D, मतलब 1 में भी है एक्स में और वाई में भी है, तो हमने उनको एक साथ कंबाइन करके इस तरीके से लिखना है कि पहले एक्स कंपोनेंट लिखा, आई कैप लिखा, फिर उसके बाद वाई कंपोनेंट लिखा और जे कैप लिखा। ये तो हुआ तरीका इसको लिखने का। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी पड़ जाए तो हम एक्स और वाई डायरेक्शन को इंडिविजुअली कैसे लिखेंगे। ठीक, इधर हम लिखते हैं एक्स डायरेक्शन जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, और इधर हम लिखते हैं वाई डायरेक्शन जो हमारा वर्टिकल है। इसलिए ये भी बोला जाता है कि हम 2D को 1D और 1D, दो 1D अलग अलग कंबाइंड करके बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा वेलोसिटी की बात आती है। तो मैंने वेलोसिटी कैसे लिखा, देखो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। फिर हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट के लिए x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। फिर हमने लिखा वी एक्स का स्क्वायर माइनस यू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इंटू एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट उसका x डायरेक्शन का, और ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, vx इज फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, t इज टाइम टेकन। अब बात करते हैं हम इसी की y डायरेक्शन में। तो हमारे पास आया vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी।
डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, उसके बाद आया वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू वाई, जिसमें ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, vy फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन और uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब गौर करने वाली बात ये रहेगी कि जब भी कोई 2D का मोशन हो रहा है तो जितने टाइम में वो आपका x डायरेक्शन में ले रहा है उतना ही टाइम वो y भी रहेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि इतना मोशन करके आ रहा है वो 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में ही वो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन भी कवर करेगा। तो इसलिए टाइम का कोई भी एक्सेस हमारे पास नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये तो हमारी रही इक्वेशंस की हम लोग कैसे लिखेंगे एक्स और वाई डायरेक्शन में इंडिविजुअल। एक क्वेश्चन की मदद से अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। देखो उसने हमसे क्या बोला है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजीशन कैसे दे रखा है उसने हमें, r इज इक्वल टू 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप, ये उसने मुझे पोजीशन दे रखी है। अब उसने बोला है फाइंड वीटी एंड एटी ऑफ द पार्टिकल, तो हमारे पास v क्या होगा, v इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी, राइट, पहले केस के लिए। तो हमें अगर ये पेपर में आता है तो हमें पेपर में भी इसी अप्रोच से जाना है। तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू डी बाय डी टी 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप। तो अब हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि जब प्लस और माइनस का डिफरेंशिएशन आता है तो इंडिविजुअल हर टर्म का डिफरेंशिएशन होना है। तो मैं इसको पहले क्या लिखूंगी, डी बाय डी टी 3.0 टी आई कैप प्लस डी बाय डी टी 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाय डी टी 5.0 के कैप। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, v इज इक्वल टू 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप। उसके बाद उसने हमसे एक्सेलरेशन भी पूछा, तो जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगी तो क्या होगा, dv बाय dt, ये कितना हो जाएगा अपने पास, d बाय डी टी 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप। तो 3 तो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 5 कांस्टेंट था, तो 3 कांस्टेंट होने की वजह से 3 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0 और 4.0 टी का डिफरेंशिएशन कितना आया 4.0 जे कैप। ये तो इतना पार्ट हुआ हमारा। अब उसने बोला है पहला ए तो हमारा हो गया, अब उसने अपने से बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वीटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मुझे डायरेक्शन भी बतानी है और उसका वैल्यू भी बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना है। तो हमने देखा था v इज इक्वल टू 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप है, करेक्ट। तो एट, ये हमारा बी पार्ट चल रहा है इसका, एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड हमारे पास v कितना आएगा 3.0 आई कैप प्लस 4.0 इंटू 1 जे कैप। तो ये बन गया 3.0 आई कैप प्लस 4.0 जे कैप। यहाँ तक तो ये वाली बात हुई। ये जो हमारा है ये Vx है और 4.0 जो है वो है हमारे पास Vy। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, कॉम्पोनेंट ऑफ i के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस जो j के साथ है उसका स्क्वायर। तो हमने लिखा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना देगा हमें 9 प्लस 16 25, तो इसका वैल्यू आता 5 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट के साथ है तो इसको हम यहाँ पे भी लिखोगे तो इतना ही आएगा 5.0 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमने डायरेक्शन में आपको लिखाया tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स होता है।
तो वी वाई की वैल्यू है 4.0 बाय 3.0, तो थीटा कितना आया मेरे पास 10 इनवर्स 4/3। याद हो तो हमने एक ट्रायंगल करा था ऐसा, ये 53 डिग्री है, 3 5 4, तो 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास 53 डिग्री। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टाइम जब जीरो था तो पार्टिकल ओरिजिन पे बैठा है, तो ओरिजिन का मतलब एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, ओरिजिन। ठीक है, पहला स्टेप, विद द वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी की कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो मेरे पास, यू एक्स इज इक्वल टू 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो ये सिर्फ किस डायरेक्शन में जा रहा था इनिशियली, एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, इसका वाई में कोई कंपोनेंट नहीं था। अब उसने बोला है मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, एक फोर्स के एक्शन की वजह से इसने एक्सेलरेशन लिया कितना, a इज इक्वल टू 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में, राइट। तो ax कितना है मेरे पास यहाँ पे 3.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर मैं इधर की तरफ यू वाई का डेटा लिखूं तो ये तो जीरो है, और ए वाई कितना है अपने पास यहाँ पे, ए वाई इज इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्स लिख रहे हो आप तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी लिख दिया है, जरूरत नहीं है लिखने की। अब देखो आगे, अब उसने मुझसे क्वेश्चन क्या किया है उसने मुझसे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। उसने मुझे बोला है x इज इक्वल टू 84 है। ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं ही लिखो आप, ठीक। x उसने मुझे कितना दे रखा है 84 मीटर, और बोला है जब उसने x 84 अटेन करा उस टाइम पे y कितना होगा। तो क्या मैं यहां से इक्वेशन लगा सकती हूँ, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, राइट। तो जब मैं ये इक्वेशन लगा रही हूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 84 इज इक्वल टू कितना आएगा, u की वैल्यू कितनी है 5t प्लस 1/2 इंटू 3t का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन कितनी बनेगी 84 इंटू 2 इज इक्वल टू 10t प्लस 3t स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मैंने इसको रीअरेंज करा तो इक्वेशन बनी 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बनी है हमारी 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो हम धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, t निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और स्टैंडर्ड इक्वेशन भी मैं इसके ऊपर लिख लेती हूँ at स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें विद साइन यूज करना है। तो b कितना हो गया -10 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये कितना बनेगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 168 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो ये कितना हो गया -10 प्लस माइनस अंडर द रूट 100। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस ये आया आपका 12, तो हमारे पास आया 168 मल्टीप्लाई 12। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 16
12, 8 20, 21, 2 8 9 10 और 2। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। वन 168 मल्टीप्लाई 12, 2016 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना हो गया, -10 प्लस माइनस अंडर द रूट 2116 डिवाइडेड बाय 6। चेक कर लेते हैं कि 2116 किसका स्क्वायर है। 46। तो ये कितना हुआ हमारे पास, -10 प्लस माइनस 46/6। तो मैं नेगेटिव के साथ तो कंसिडर नहीं करूंगी क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने लिया t इज इक्वल टू -10 प्लस 46/6। कितना हो गया, -10 36/6। तो हमारे पास टाइम कितना आया, 6 सेकेंड। मतलब 6 सेकेंड पर x अपना 84 मीटर पर आ चुका था। अब इस वैल्यू पे हमें निकालना है y। तो मेरे पास y के लिए इक्वेशन क्या बनती, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, राइट। तो y हमें निकालना है, इनिशियली ये 0 है तो 0 इंटू 6 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, उसने हमें ए वाई कितना दे रखा था, 2 दे रखा है ए वाई। तो ये कितना हो जाता, 2 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर। तो हमारे पास y कितना आता, 36 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करने वाले हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी था। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। इस टाइम पे स्पीड कितनी है, मतलब वो मेरे से फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो मेरे पास Vx कितना आएगा, Vx इज इक्वल टू यू एक्स कितना दे रखा था उसने हमें 5 प्लस 3 इंटू 6, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 23 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने निकाला Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई तो 0 है, ए वाई कितना दे रखा है उसने अपने को, 2 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को एक साथ लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास, 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप। लेकिन उसने अपने से स्पीड पूछी है तो हम करेंगे इसका मैग्नीट्यूड, और यहां हमारा इसका आंसर आएगा। निकाल लेते हैं एक बार उसको भी। ये हो जाएगा 144 और हम 23 इंटू 23 कर लेते हैं एक बार। $529। तो ये कितना हुआ हमारे पास, 1376। तो 673 हमारे पास क्या आएगी इसकी स्पीड। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसने बोला है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, वापस ओरिजिन से शुरू हो रहा है t0 पर। अब लेकिन उसने वेलोसिटी क्या दे दी, j डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रखी है। तो हमें पता है ux इज इक्वल टू 0 और uy कितना है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन xy प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास ax हुआ, ये हमारे पास ay। तो ax कितना दे दिया उसने हमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये ay कितना दे रखा है उसने हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर। किस टाइम पे 16 मीटर है और उस टाइम पे y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो शुरू करते हैं, पहला पार्ट है हमारा। तो x के लिए पूछा है ना, x कितना दे रखा है हमें 16। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16 इज इक्वल टू यू तो 0 है प्लस 1/2 इंटू
8 इंटू टी स्क्वायर, कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 हुआ, 4 से 16 भी 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, टी की वैल्यू कितनी आई 2 सेकेंड। अब इस पे हमें y निकालना था, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं, यू वाई कितना है 10, टाइम आया मेरे पास 2, प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो ये कितना बनेगा 20 प्लस 4 दैट इज 24 मीटर। तो जब x डायरेक्शन में उसने 16 मीटर चला, तब वो y डायरेक्शन में 24 मीटर चल चुका था। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब सेकंड पार्ट में उसने अपने से स्पीड पूछी है, तो देखो स्पीड कैसे निकालेंगे। अब हम पहले हमने निकाला vx, vx कितना है ux प्लस ax t, तो vx कितना हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस ax कितना दे रखा है उसने हमें क्वेश्चन में 8 और टाइम आया 2, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने निकाला vy, तो vy कितना आएगा uy प्लस ay तो कितना हो जाएगा uy उसने हमें दे रखा है कितना 10 और ay दे रखा है 2, तो 10 प्लस 2 इंटू 2, तो ये हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे रिपोर्ट करूंगी मैं, vx i कैप प्लस vy j कैप दैट इज 16 i कैप प्लस 14 j कैप, और अगर मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो हम क्या करेंगे अंडर द रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन पूछ लेता तो हम क्या करते vy बाय vx कर देते tan थीटा। यहाँ तक हमने मोशन के रिजोल्यूशंस देख लिए कि कैसे करना है, अगर 2D में आता है तो x में कैसे तोड़ेंगे और y में कैसे तोड़ेंगे उस चीज को। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको अप्रोच करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है मोशन ऑफ बॉडी, मतलब पहले समझो मेरी जो वेलोसिटी है जिससे मैं प्रोजेक्ट करूंगी उसके बीच का, और जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी, इसमें क्या होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहने वाला है, उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जो स्पीड मैंने इसको दी है जितने एंगल पर, वो एंगल 0 और 180 छोड़ के जो भी होगा उसके लिए हम लोग इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। 0 और 180 हो गया तो वो तो 1D की कंडीशन हो गई सारी की सारी, राइट। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन है मेरा 2D का एग्जाम्पल। कैसे, जैसे आप बैट से बॉल को हिट करते हो तो क्या हो रहा है, वो एक एंगल पे जाके जा रही है, तो वो केस हुआ आपका प्रोजेक्टाइल का। ऐसे केसेस में जो हमारी स्पीड जिस एंगल पे प्रोजेक्ट हो रही है वो, और जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो, इन दोनों के बीच का एंगल 0 और 180 नहीं होना चाहिए। ठीक है, under action of constant acceleration angle between velocity and acceleration is not 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये दोनों नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं इसको बेसिक से देखूं तो कैसा हो रहा है, देखो ये हमारा x डायरेक्शन है और वो हमारा y डायरेक्शन है। मैंने एक स्पीड u के साथ किसी एंगल थीटा पर अपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया। ठीक है, एक स्पीड u दे दी
एंगल थीटा दे दिया और पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया। तो प्रोजेक्ट करके इसने कोई ये ट्रेजेक्टरी अपनी एक्वायर करी है, ठीक। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, इधर हमारा एक्स एक्सिस है। तो अब हम सारी चीजें देखते हैं कि इसने क्या क्या काम करा है और कैसे कैसे करा है। सबसे पहले कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। जो हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस चला उसको हम आई से डिनोट करते हैं और उसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। इसके बाद जितना ये मैक्सिमम जा रहा है, जो ये मैक्सिमम हाइट वर्टिकल में अटेन कर रहा है, उसको हम लोग मैक्सिमम हाइट एच बोलेंगे। उसके अलावा जो पूरा टाइम इसने लिया अपने मोशन को करने का, उसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी हम ये सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। चलते हैं हम अपने रिप्रेजेंटेशंस पर कि कैसे लिखेंगे। तो हमने, अगर आपको याद हो तो वेक्टर्स में मैंने रिजोल्यूशन करना सिखाया था आपका वेक्टर का, राइट। तो मैंने अगर इसको किसी स्पीड u से प्रोजेक्ट करा है और उसने बेस के साथ थीटा एंगल लिया है, तो आप ux कितना लिखते, ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और हम uy कितना लिखेंगे, u sin थीटा। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है और इसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो है हमारा -g। ax इसका हमेशा क्या रहेगा, 0, ग्राउंड टू ग्राउंड। और हम इसमें किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर कर रहे कि ए ने ये लगाया होगा या ये हो गया होगा, नहीं, बिल्कुल आइडियली हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद टाइम टेकन दोनों ही उसमें t रहने वाला है। अगर मैं इसकी vx की इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होती, ux प्लस ax t। तो ax तो 0 है, इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी हर बार u cos थीटा ही रहती। तो ये बात तो हम वैसे भी देख रहे थे, एक्सेलरेशन 0 है, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मेरी जो स्पीड है वो क्या रहती, जो मेरी वेलोसिटी है वो क्या रहती, कांस्टेंट रहती, और डायरेक्शन भी सेम रहती उसकी, वो भी चेंज नहीं होती। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक। फिर हम बात करते हैं vy की। तो vy कितना होता मेरे पास, uy प्लस ay t, वैल्यू रखते हैं। तो vy कितना हो गया, u sin थीटा माइनस ay की जगह आया g और ये हो गया t। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब बात कर लेते हैं इनके डिस्प्लेसमेंट्स की कि x डायरेक्शन में कितना लेगा और y डायरेक्शन में। तो अगर मैं x की इक्वेशन लिखती तो कितना होता, uxt प्लस हाफ ax t का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मेरा x कितना आ जाता, u cos थीटा मल्टीप्लाई t, ठीक है। अगर हम y में बात करते तो y के लिए क्या लिखते, u y t प्लस हाफ a y t का स्क्वायर। तो क्या बनता है ये मेरे पास, y इज इक्वल टू u साइन थीटा मल्टीप्लाई t माइनस हाफ g t स्क्वायर। ये हो गई मेरी y की इक्वेशन। तो ये तो एक्सिस में की, मतलब मैं x डायरेक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी और y डायरेक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी, जो हमारा ये है। ये सारा काम हुआ हमारा इसका। अब हम बात करते हैं अपने पहले इसके सब टॉपिक की, जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, कि कैसा पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो हमारे पास आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये हमारे पास जो पाथ फॉलो कर रहा है वो है पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अब देखो कैसे रिप्लेस करेंगे। आपने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि हमने y की इक्वेशन लिखी है u साइन थीटा मल्टीप्लाई t माइनस हाफ g t स्क्वायर, और हमने x की इक्वेशन लिखी थी u cos थीटा मल्टीप्लाई t। तो अगर मैं यहां से
टाइम की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा, करेक्ट। अब इस वैल्यू को हम ऊपर पुट करते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो y इज इक्वल टू यू कॉस यू साइन थीटा मल्टीप्लाई एक्स बाय कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, टाइम की जगह लिखा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू u से u कैंसिल, ये बना x टेन थीटा माइनस यहाँ पे कितना आएगा जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाऊं तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस दिस, और ये b का साइन आप एज इट इज कंसिडर करोगे, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ हम विद साइन ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे। g ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव कैंसिल आउट हो सकता है, आ भी सकता है। अब हम बात करते हैं आगे, इसकी एक और फॉर्म आएगी, वो फॉर्म हम जब रेंज कंसिडर कर लेंगे उसके बाद लिखेंगे। चलो आगे, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट जब भी मैं ले रही हूं तो पूरा एक मोशन कंसिडर करा है मैंने, ठीक। इसका मतलब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया होगा, 0, क्योंकि मैं ग्राउंड से चली थी और वापस ग्राउंड पे आ गई तो 0 हो जाएगा। तो हमने इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट है तो t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कितना बनेगा ये, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा मल्टीप्लाई टी। तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आया, 2u साइन थीटा बाय जी। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जितना टाइम मैं मैक्स ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में ले रही हूँ उतना ही टाइम मैं हाइट से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक वापस आने में भी लूंगी। तो जो मेरा अप वाला टाइम है वही मेरा डाउन वाला टाइम भी बनता है। ये तो हुआ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट की कितनी मैंने मैक्सिमम हाइट अटेन करी है। जब मैं मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, आ जाते हैं वापस अपने इस ग्राफ पर, ध्यान से देखो। जब मैंने इसके कंपोनेंट ब्रेक करे तो इधर आया u cos थीटा और इधर आया u sin थीटा, ठीक। इस पॉइंट तक आते आते पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमेशा टेंजेंट रहने वाली थी, तो वो तो हो गया u cos थीटा, और डाउनवर्ड में सिर्फ उसके पास ग्रेविटी लग रही थी। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती, 0। ये हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था। लेकिन कौन सा कंपोनेंट 0 है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 है हमारे पास। तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, टाइम की जरूरत नहीं है हमें, और हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो मैंने इक्वेशन लगाई वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू वाई कितना है, तो वी वाई तो 0 हो गया, माइनस ये हुआ यू वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू एच। तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी हुई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास रेंज। देखो रेंज कैसे लेंगे, अब हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं इसको, है ना, या तो रेंज से याद कर लो या हॉरिजॉन्टल रेंज से। तो रेंज मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना है मेरे पास, तो एक्स डायरेक्शन है तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी
प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर लिखा जाता, करेक्ट। ए एक्स तो है ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता अपने लिए 0। अब x की बात करते हैं, तो x मतलब रेंज इज इक्वल टू u, पूरी जर्नी में कवर करी होगी वो रेंज इसने, तो ये हो गया u cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हुआ 2u sin थीटा बाय g। तो हमारे पास रेंज कितनी आई यहां से 2u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाय g। अगर ट्रिग्नो का एक रिलेशन याद करें तो हमें पता है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा होता है, करेक्ट। ट्रिग्नो का रिलेशन था 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो मेरे पास रेंज कितनी आएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। और अगर उसने पूछ लिया कि मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम रेंज जो पार्टिकल अटेन कर सकता है वो है u स्क्वायर बाय जी, वो भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर। अब हमने इसमें क्या क्या देखा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख ली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देख ली, मैक्सिमम हाइट देख ली, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया और रेंज देख लिया। अब मैंने आपको बोला था कि मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की एक और लिखवाऊंगी जब हम रेंज पढ़ लेंगे, तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। हम इस तरीके से भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेंज, ठीक। अब हम इसके बाद जो टॉपिक देखेंगे कि अगर मेरे पास दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री है, तो रेंज, हाइट और टाइम क्या क्या हो सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि क्या होगा जब मेरे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है और उन दो एंगल्स पे मैं प्रोजेक्टाइल कर रही हूं। तो हमने स्टार्ट किया थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं यहां से बोल सकती हूं थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा 1। तो सबसे पहले रेंज 1 की बात करते हैं, तो R1 कितना होता मेरे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज 2 की, तो R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 बाय जी। तो मैंने थीटा 2 को रिप्लेस करवाया 90 माइनस थीटा 1 के साथ, कितना बनेगा ये R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा 1 बाय जी। तो ये आएगा R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा 1 बाय जी। तो 180 माइनस थीटा करोगे तो वो सेम वैल्यू देगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी। तो ध्यान से देखो, रेंज 1 भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी है और रेंज 2 भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी है। इसका मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री है, इस पर अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल करा जाए तो इस रेंज क्या आएंगी, सेम आएंगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, जो हाइट वो अटेन करता है। तो h1 कितना है हमारे पास u स्क्वायर, स्पीड सेम ही रखी थी, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 2 जी। अगर मैं h2 निकालूं तो कितना हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाय 2 जी। तो ये कितना आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1, और साइन 90 माइनस करते हैं तो कितना बनता है हमारे पास कॉस। तो हाइट 2 कितनी आ गई मेरे पास u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय जी।
तो सबसे पहला स्टेप जो मैं देख रही हूँ, मुझे क्या चेक करना है, h1 प्लस h2 कितना होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हाइट 1 प्लस हाइट 2 अगर आप करोगे तो देखो u स्क्वायर बाई 2g दोनों में ही कॉमन है, तो कितना हो गया, u स्क्वायर बाई 2g कॉमन लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मेरे पास ये कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर बाय 2g। ठीक, अब इनके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर मैंने बोला है कि h1 इंटू h2 बता दो, h1 मल्टीप्लाई h2 अगर आप करो तो कितना होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 मल्टीप्लाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2g मल्टीप्लाई 2g। ठीक है, तो ये कितना होगा, h1 मल्टीप्लाई h2। अब मुझे ये थोड़ा थोड़ा पैटर्न u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 सेम पैटर्न रेंज जैसा दिख रहा है, तो मैंने क्या करा, ऊपर 2 और चाहिए था पूरे लिए, तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी 4 की और नीचे भी मल्टीप्लाई करी 4 की, तो ये क्या होगा, u स्क्वायर एक बार साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 इंटू 2, एक और बार साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 इंटू 2, तो ये बना साइन 2 थीटा 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना जाना चाहिए था, g का स्क्वायर, तो 4 और 4 16 अलग आया इंटू जी का स्क्वायर, तो ये पूरा रेंज का स्क्वायर बना हमारे पास, तो ये हुआ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h1 h2। एक ये हुआ। अब अगर मेरे को इसमें बात करनी है कि इन दोनों को डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो हमने बोला h1 डिवाइडेड बाय h2, तो ये हुआ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2g, और h2 डिनोमिनेटर में है तो उसका रेसिप्रोकल करके लिखा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो मेरे पास आया h1 बाय h2 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा 1। एक रिलेशन ये हुआ। अब जैसा हमने हाइट के साथ करा है ऐसा ही रिलेशन मेरा टाइम के साथ भी होगा, तो एक बार टाइम के साथ भी चेक करते हैं। हमने बोला t1 कितना होता, 2u साइन थीटा 1 बाय जी, t2 की बात करते तो क्या लिखते हैं उसको, 2u साइन थीटा 2 बाय जी, थीटा 2 की जगह हमने रखा 90 माइनस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 बनता, तो t2 को मैं क्या लिखती, 2u कॉस थीटा 1 बाय जी। तो सबसे पहला हमने इसमें भी देखा डिवाइड, तो कितना आएगा, t1 डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू 2u बाई जी, 2u बाई जी दोनों में कॉमन था, तो हमारे पास बचा साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा 1, तो कितना आएगा इसका रेशियो 10 थीटा 1। अब इसके प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास है t1 मल्टीप्लाई t2, तो ये कितना हुआ, 2u साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई 2u कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय जी, और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय जी, तो u स्क्वायर और 2u साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 मेरा, और नीचे एक जी, ये रेंज बनती, तो ये हो जाता t1 t2 इज इक्वल टू 2r बाय जी। इस तरीके से हमारे पास टाइम के साथ रिलेशन आया ये वाला। ठीक है, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कि कैसे अप्रोच करना है हमें। चलो सबसे पहले पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, तो उसने मुझे इनिशियल स्पीड दी कितनी, 28 मीटर पर सेकेंड, कितनी डायरेक्शन में, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से दे रखा है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पूछा है, टाइम टेकन बाय द बॉल पूछा है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, रेंज पूछा है कि कितनी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम ux निकाल लो। चलो h से शुरू करते हैं, तो h कितना था मेरे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, वैल्यूज रखते हैं, 28 मल्टीप्लाई 28,
साइन 30 है तो ये लिखा हमने साइन स्क्वायर 30 बाई 2 इंटू 9.8। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, h इज इक्वल टू 28 इंटू 28। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और स्क्वायर है तो 2 1/2, तो 2 इंटू 9.8, ठीक है यहाँ तक, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। इसके बाद यहाँ से हमने पॉइंट हटा के एक कैंसिल करा, 7 4 ज़ा 28, 7 1 7 4 14 2, तो 1 ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। अब उसने पूछा है मेरे से टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था अपने पास, सेकंड केस में देखो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, रखी वैल्यू, तो 2 इंटू 28 मल्टीप्लाई साइन 30 डिवाइडेड बाय g की जगह रखा 9.8, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 9.8 मल्टीप्लाई 1/2, कैंसिल करके ऊपर 10 बन गया, इससे ये कैंसिल, 7 4 ज़ा 28, 7 1 और दिस, तो ये आया 20/7 सेकेंड्स, ठीक है। थर्ड उसने हमसे पूछा है रेंज, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, तो ये कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28 साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 बन गया क्या, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.8, कितना आएगा 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई √3/2, 9 इसका 10 हटाया और डिवाइड में आया 98, तो इसको कैंसिल करा हमने, 7 4 14 14 2, इससे ये कैंसिल, ये हो गया हमारा 40√3 मीटर। तो हमने बेसिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके ये देखा कि मैक्सिमम हाइट, रेंज और टाइम कैसे निकालना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी, यू कितना दे रखा है उसने हमें 25 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पर दे रखा है ये हमें 53 डिग्री के एंगल पर। फाइंड अ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब x हमें उसने कितना दे रखा है 45 मीटर, और वो मुझसे y पूछ रहा है कि कितना लिया है हमने, कितनी हाइट पर मेरा वो पार्टिकल है जब मेरा x 45 डिग्री है। तो याद हो तो हमने एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखी थी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम बारी बारी से इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 x की वैल्यू, और यहाँ आया 10 53 डिग्री माइनस g की जगह 10 ले लिया, मल्टीप्लाई x की जगह कितना है अपने पास 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 2 इंटू u की जगह कितना है 25 मल्टीप्लाई 25, और cos के साथ आया 53 डिग्री, cos स्क्वायर 53 डिग्री। 10 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4/3, तो ये हुआ y इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 4/3 माइनस इधर आया 10 इंटू 45 इंटू 45, cos 53 की वैल्यू होती है हमारे पास 3/5, तो 5 ऊपर चले जाएगा, तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, इधर आया 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने किसी भी नंबर की आपस में अभी तक मल्टीप्लाई नहीं करी है। एक 3 हम इधर लिख लेते हैं, देखो कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं, 3 1 3 5 15,
15 इंटू 5 करते तो कितना आता, 60 माइनस, ठीक है। 5 से ये कैंसिल, 5 और ये भी कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करा 5 और 5 से ये कैंसिल 5 टाइम्स, 5 9 जा 45 और 3 इंटू 3 इज 9, तो ये आया मेरे पास दिस 45। तो 60 माइनस 45 इज कितना हो गया मेरे पास, 15 मीटर। इसका मतलब जब मेरा एक्स डायरेक्शन में उसने 45 की वैल्यू ले ली, उस टाइम पर वो मेरे पास वाई में 15 मीटर एक्वायर कर चुका था। इस तरीके से हम ये वाला अप्रोच लेके चले। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ स्टोन इज टू बी थ्रोन so as to cover a horizontal distance 3 मीटर। इसका मतलब मैं उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करूं कि उसने जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज रेंज, वो कितनी एक्वायर करी हो, 3 मीटर। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और उसने वेलोसिटी कितनी दे रखी है मुझे, 7 मीटर पर सेकेंड। तो उसने मुझसे क्या पूछा है, एंगल पूछ लिया, रेंज दे रखा है और यू दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हुआ, 30 बाय 7 इंटू 7 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो गया, ठीक है। A stone is to be thrown so as to cover a horizontal distance of this if the velocity of projectile is 7 meter per second. Find 3, 10, 30। तो अपने पास आया 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 30 बाय 7 इंटू 7, और अगर थीटा निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 30 बाय 7 इंटू 7 दैट इज 49, आप इसको लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा कितने एंगल पर मैंने इसको प्रोजेक्ट करा है, ठीक है। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट वाला पूछ रहे द लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दैट इज पॉसिबल विद द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ 7, और लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि थीटा की कंडीशन कितनी होती है, 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, हमने इसको 9.8 लिया है 10 को, अगर इसको हमने जी को 10 लिया है, मैं जी को 9.8 भी कर सकती हूँ। तो अगर मुझे करेक्ट आंसर चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट में भी चाहिए था, तो मैं इस 49 को कंसिडर कर सकती हूँ नियरली इक्वल्स टू 50। तो थीटा क्या हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स 30/50 इज 3/5, और 3/5 एंगल होता है उसका 37 डिग्री पर। तो थीटा कितना हो जाता, 37 डिग्री बाय 2 दैट इज 18.5 डिग्री। अब रेंज की बात कर रहे थे, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या चाहिए था अपने को, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी, और कितनी स्पीड से पूछ रहा है, 7 इंटू 7/10। तो ये हो गया 49/10। तो वैल्यू कितनी आई, 4.9 मीटर या नियरली इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। पहले क्वेश्चंस और देख लेते हैं एक दो आपके। अब उसने क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट अ एंगल 15 डिग्री, थीटा 1 उसने मुझे दिया है 15 डिग्री, और रेंज 1 उसने मुझे कितनी दे रखी है, 50 मीटर। अब उसने बोला है इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल, थीटा 2 उसने मुझे क्या दिया है, 45 डिग्री, और उसने पूछा है इस पॉइंट पर रेंज कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के देखो दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर में आया तो मैं इसको रेशियो मेथड से लेके जाऊंगी। रेशियो मेथड कैसे है देखो, केस 1 हम क्या करेंगे, हमने लिखा R1, फॉर्मूला लिख दिया पहले रेंज का, फिर हमने लिखा R1/R2, सेम स्पीड है, ठीक है, फायर्ड विद द सेम स्पीड। तो हमारे पास सिर्फ किसका रेशियो बचेगा, sin 2 θ1 बाय sin 2 θ2 का।
तो रेंज वन कितनी दे रखी है 50 बाय R2 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रखी हमने साइन थीटा वन रखा 15 तो ये आया 30 डिग्री, उधर 45 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास 90। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 लिखा तो रेंज 2 कितनी हो जाएगी मेरे पास 50 इंटू 2 दैट इज 100 मीटर। ये अप्रोच आप कब लगा सकते हो, जब ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन हो। मान लो यही क्वेश्चन उसने 3 या 4 में दे दिया कि मतलब वो आपसे चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन करो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने रेंज वन लिखी u² साइन 2 थीटा 1/g, फिर मैंने वैल्यूज लिखी 50 इज इक्वल टू u² इंटू साइन 30 डिग्री बाय 10। वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे इसकी 1/2, मतलब नीचे 20। पहले हम यहाँ से u² की वैल्यू निकालते, दैट इज 50 इंटू 20। मेंशन की मैंने यहाँ पे u² की वैल्यू निकाली है। फिर मैं क्या लिखती, रेंज 2 लिखती, तो रेंज 2 में क्या लिखते हैं हम लोग u² साइन 2 थीटा 2/g। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, u² की जगह क्या था हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई थीटा 2 क्या है 45, तो साइन के साथ कितना आएगा 90 डिग्री बाय 10। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 100 मीटर। तो देखो इस वाले तरीके से भी 100 ही आ रहा है, इस वाले तरीके से भी 100 ही आ रहा है, बट नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड करता है कि मुझे इसको कौन से वाले मेथड से अटेम्प्ट करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने अपने को बोला है 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर विद स्पीड v0, मतलब सेम स्पीड दे रखी है। ठीक है, सेम स्पीड है अपने पास। फिर उसने हमें बोला है एट एंगल्स थीटा 1 एंड थीटा 2, दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, टू द हॉरिजॉन्टल रेस्पेक्टिवली, इफ द हाइट रीच बाय फर्स्ट पार्टिकल, उसने बोला है हाइट रीच बाय फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन हाइट रीच्ड बाय सेकेंड पार्टिकल। तो आप मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे और कौन से ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे। ठीक, चलो तो सबसे पहले हम लोग हाइट का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता, u² साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/2g इज ग्रेटर देन u² साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। तो इसका मतलब u²/2g u²/2g दोनों कॉमन है। इसने स्पीड हमें v0 दे रखी है, फॉर्मूला में मैंने इसको u लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक, अब बात करते हैं थीटा 1 थीटा 2 की। साइन का जब भी आप नोटिस करते होगे तो जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है। तो अगर साइन थीटा 1 बड़ा है तो इसका मतलब थीटा 1 भी बड़ा होगा किससे, थीटा 2 से। ये तो हो गई पहली बात, तो इसका मतलब ये वाली बात तो करेक्ट है। सेम टाइम के साथ अप्रोच करते हैं, तो टाइम क्या होता है हमारे पास t इज इक्वल टू क्या है 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अगर t1 t2 की बात करूं तो t1 के साथ थीटा 1 आया, थीटा 1 बड़ा है इसका मतलब साइन थीटा 1 भी बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा t1 इज ग्रेटर देन t2, ये हो गया। अब लेकिन बात आती है हॉरिजॉन्टल रेंज पर, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में हम कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते कि एंगल बड़ा है या छोटा है जब तक उसने मुझे ना बताया हुआ हो। ठीक, जैसे मान लो मैंने एक थीटा 1 एंगल ले लिया कितना 30 डिग्री और थीटा 2 एंगल ले लिया मैंने, अच्छा उसने थीटा 1 बड़ा ही दे रखा है ना, चलो हमने ये ले लिया। अब रेंज 1 अगर मैं निकालती तो रेंज 1 कितनी आती मेरे पास u² साइन 2 थीटा 1 होता तो ये कितना बनता 60 बाय जी, मतलब √3/2 u²/g, ये वाली वैल्यू आ गई। रेंज 2 निकालते तो कितना आता आपके पास u²/g और यहाँ बनता साइन 30, कितना आता u²/2g। ठीक है, तो इसमें रेंज में कोई भी कंपैरिजन हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो,
उसने बोला है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड टू क्लियर अ वॉल 3 मीटर हाई, मतलब एक दीवार है और दीवार की हाइट कितनी दे रखी है उसने मुझे 3 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, यहाँ से 6 मीटर के डिस्टेंस पर है और गिरती है 18 मीटर पीछे जाके, यहाँ 18 मीटर पीछे जाके ये गिरती है। ठीक, मैंने इस तरीके से किसी बॉल को प्रोजेक्ट करा था ऐसे, ये तो हो गई बात। इसका मतलब ये इसका y कंपोनेंट दे रखा है, ये मुझे इसका x कंपोनेंट पता है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसकी रेंज है। तो मैंने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 3 मीटर, x इज इक्वल टू 6 मीटर एंड रेंज कितना हो जाएगा मेरे पास 6 प्लस 18 दैट इज 24 मीटर। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखवाई थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, देखो लिखाई थी वाली। अब हम इसको यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए। तो देखो क्या करा हमने, हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाय आर, कितना हो जाएगा, y की जगह रखा 3 इज इक्वल टू एक्स की जगह रखा 6 टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की जगह 6 बाय 24, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये आया 1 बाय 2 इज इक्वल टू टेन थीटा, 6 से इसको कैंसिल करा तो 4 बना, यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस 1 इज 3, तो ये हो गया हमारा 3 बाय 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी, सॉरी 1 बाय 4, यहाँ आएगा 4, तो ये हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 3, तो थीटा कितना आया 10 इनवर्स 2 बाय 3। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को निकाला कि वो कितने एंगल पर उसको प्रोजेक्ट करवाएगा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, चलो यहां तक क्लियर है ना सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मैंने आपको एक इक्वेशन और लिखाई थी ax प्लस बी एक्स का स्क्वायर, अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हैज अ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करवाऊँ तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 40 दे रखा था उसने मुझे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस x के साथ 1 है और इस x के साथ टेन थीटा, तो ये हुआ टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री। अब हम बात करते हैं किसकी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन की, तो ये पूरा फैक्टर इस 1/40 के बराबर होना चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/40 इज इक्वल टू जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना होगा 1/40, जी की वैल्यू रखी 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई यू स्क्वायर, थीटा हमने निकाला 45 डिग्री, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर की वैल्यू आई 40 इंटू 10 दैट इज 400, तो u कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से मैंने उसे प्रोजेक्ट किया होगा। ये तो हुआ मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड सारे प्रोजेक्शन की बात। अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है मेरे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है, देखो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस मैं किसी हाइट पे खड़े होके उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करा रही हूँ। अभी भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी ही है, बस यहाँ पे ये मेरे पास ग्राउंड है, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है अपने पास,
मैंने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराया हॉरिजॉन्टली। तो जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करवा रही हूँ तो ये फिक्स हो गया कि यू एक्स अपने पास u रहने वाला है और यू वाई हमारा क्या हो गया 0। इसमें ए एक्स हमारे पास क्या था 0 और ए वाई की वैल्यू कितनी थी -g। वी एक्स वी यू ही रहने वाला है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी। और यहाँ पे क्या हो जाता वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, यू तो है ही नहीं तो वी वाई कितना हो गया -gt। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ जानी है। ठीक, फिर आए हम लोग x पे, तो हमने लिखा x इज इक्वल टू यू टी हो जाता क्योंकि एक्स ए एक्सेलरेशन 0 है। फिर हमने बात करी y में, y इज इक्वल टू ये तो 0 है तो ये बना -12g का स्क्वायर। तो इतनी बात हुई हमारी x और y की। अब हम बात करते हैं इसमें सेम चीज़ों की, रेंज क्या होगी हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और उसके बाद हमारी मैक्सिमम हाइट कितना अटेन हो सकती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे आते हैं। अगर मैं इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करूं तो क्या होगा, हमने देखा x इज इक्वल टू यू टी है और ये u x डायरेक्शन का था और y इज इक्वल टू -12g t² है। तो t कितना निकलता मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन से x बाई यू, इसकी वैल्यू हम y में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -12g(x² बाय u²। ये अभी भी पैराबोलिक ही है। फिर हम बात करते हैं इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट की। y डायरेक्शन में लेते हैं तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा था, नीचे की डायरेक्शन में -h। ये हमने डिस्प्लेसमेंट्स के साइन कैसे देखने हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में सीखा था। तो मैं ऊपर से मेजर कर रही हूँ तो मेरे हाइट बॉल नीचे गई तो डिस्प्लेसमेंट -h हुआ। तो ये हो जाता, अब u वाला कंपोनेंट 0 है, -1/2g और हमने टाइम निकालना था तो ये हो गया t। तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता 2h/g। तो मेरे पास टाइम कितना आता √2h/g का टाइम होता। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं रेंज की। तो रेंज कितनी कवर होगी वो देखो, रेंज मतलब r इज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो r कितना हो जाएगा u√2h/g। तो सेम सारे प्रोसेस हमने इसमें भी निकाले, वी वाई लिखना सिखा दिया, वी एक्स लिखना सिखा दिया, किसी पॉइंट पे स्पीड पूछ ले तो √(vx² + vy² कर लेंगे। अब इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, उसने अपने को बोला है अ पार्टिकल ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसने यू एक्स कितना दे रखा है अपने को 98 मीटर पर सेकेंड। फिर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, और हाइट कितनी दे रखी है उसने हमें 490 मीटर की हाइट है। अब उसने पूछा है टाइम, रेंज और वेलोसिटी बता दो जब वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो मेरे पास टाइम सबसे पहले हमने देखा t इज इक्वल टू √2h/g होता है। ठीक है, तो वैल्यू रखिए और g कितना दे रखा है 9.8। तो ये हुआ 2 × 490 डिवाइडेड बाय 9.8। इसको कैंसिल करा तो ऊपर 10। तो ध्यान से देखो, इससे इसको कैंसिल करोगे तो 49 और ऊपर 100। तो t इज इक्वल टू √100। कितना आया टाइम हमारे पास 10 सेकेंड। अब उसने बात करी थी रेंज की, तो रेंज कैसे निकालूंगी मैं, r इज इक्वल टू यू इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता। ठीक, तो ये कितना होता r इज इक्वल टू 98 इंटू 10। तो कितना आएगा 980 मीटर।
ये तो चलो हमने देख लिया, सारा फॉर्मूला वाली बात थी, लेकिन अब बात आती है कि वेलोसिटी बतानी है जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड को हिट करे, उसकी वेलोसिटी। तो देखो हमने देखा था कि मेरे पास x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो स्पीड कांस्टेंट रहती, तो vx इज इक्वल टू ux, और वो कितनी आती 98 मीटर पर सेकेंड। vy इज इक्वल टू uy माइनस gt होनी चाहिए थी, तो uy तो जीरो है, तो vy कितना आएगा माइनस 9.8 इंटू 10, दैट इज माइनस 9.98 मीटर पर सेकेंड। ये हुई हमारी दिस, और नेगेटिव क्या दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अगर मैं इस वेलोसिटी लिखूंगी तो क्या होगा vx आई कैप प्लस vy j कैप, तो हमने लिखा तो कितना आया vx कितना है 98 आई कैप माइनस 98 j कैप मीटर पर सेकेंड। अगर वो मेरे से इसकी स्पीड पूछ ले फाइनल की तो कितना हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 98 का होल स्क्वायर प्लस 98 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 98 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो हुआ कि कैसे कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसका। देखो उसने अपने को क्या बोला है, अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। एक स्टेयर केस है, ठीक, इस स्टेयर केस से एक बॉल रोल करती है विद अ स्पीड u। इफ ईच स्टेप हैज अ हाइट h, हर स्टेप की हाइट h है और हर स्टेप की जो विड्थ है वो b है, तो nth स्टेप कर रही है ऐसे, तो कितना वैल्यू ऑफ n होगा ये देखना है। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे n स्टेप्स हैं तो मैं हॉरिजॉन्टल में अगर बात करूं तो x कितना बनता मेरे पास टोटल n इंटू बी बनता, क्या छोटे छोटे b को n टाइम्स जोड़ते। और अगर मैं y की बात करती तो y इज इक्वल टू एन एच बनता। सही है यहाँ तक बात। अब हमने देखा था x इज इक्वल टू क्या होता है u t होता है, मतलब मैंने लिखा एन बी इज इक्वल टू यू टी, और हमें ये पता है y इज इक्वल टू, सिर्फ अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर होता, तो ये आता एन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाली, कितना हो गया एन बी बाय यू। यहाँ तक क्लियर। x इज इक्वल टू यू टी इक्वेशन पढ़ी हमने और y इज इक्वल टू हाफ जी टी इक्वेशन पढ़ी हमने। x की जगह हमने रखा एन बी, क्योंकि टोटल उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहा है, तो एन बी इज इक्वल टू यू टी, और y टोटल हाइट जो कवर करेगा वो है एन एच, तो इसकी जगह मैंने रखा एन एच। अब ये टाइम हम लोग इधर इक्वेट करते हैं, तो कितना हो जाएगा एन एच इज इक्वल टू हाफ जी, टी की रखेंगे तो कितना होगा एन स्क्वायर बी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, एक एन से एक एन कैंसिल, तो एन की वैल्यू कितनी बनेगी मेरे पास 2u स्क्वायर एच बाय जी बी स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास वैल्यू ऑफ एन कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा प्लेन का, जिसके साथ हम मोशन इन प्लेन एंड करेंगे, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ जी बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे थे अपना दूसरा टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उससे पहले कुछ कुछ बातें जान लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन में मुझे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सर्कुलर मोशन है क्या। When a particle or a body, when a body moves in a plane, such that its distance from a fixed point around which it is rotating is
कांस्टेंट। ठीक है, उसने बोला सर्कुलर मोशन वो मोशन है कि बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग मोशन करे प्लेन में, सच दैट कि जो मेरा ये सेपरेशन है ये हर बार क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये रेडियस हो गई और हमने इसको मोशन दिया, तो ये क्या हुआ मेरे पास, सर्कुलर मोशन। बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी मीन कि अगर मैं बोल रही हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है मेरे पास, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो कोई भी बॉडी जब वो एक फिक्स्ड पॉइंट के लॉन्ग घूमेगी जिस इस तरीके से कि उसका सेपरेशन उस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम रहे, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, चलते हैं आगे इसमें। अब कुछ कुछ टर्म्स याद करते हैं। सबसे पहले कितना एंगल चली है वो देखते हैं हमने ये बनाया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले ये बॉडी ऐसे थी इधर, ठीक, यहां से वो यहां तक गई, एक आर्क उसने लिया और इसको हमने बोला डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये उसने डिस्प्लेसमेंट लिया है डेल्टा एस, तो हम लिखेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर यहां तक। फिर उसके बाद आएगा एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इज डिनोटेड बाय ओमेगा, और हम इस एंगुलर स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे, it is defined as angular displacement कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट इसने किया है वो ओमेगा होगा। तो हमारे पास ओमेगा कितना आया, डी थीटा बाय डी टी इंस्टेंटेनियस, और अगर आप चेंज की बात करोगे तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब इसकी यूनिट्स वगैरह देख लेते हैं एक बार हम, क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय टी भी अगर आप लिख रहे हो तो थीटा की एसआई यूनिट है अपने पास रेडियन। हमने ये यूनिट टाइम मेजरमेंट में देखा था कि एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, तो मेरे पास एंगुलर स्पीड की कितनी हो जाएगी एसआई यूनिट, रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये तो हुई यहां तक की बात। अब हम चलते हैं इसमें आगे टॉपिक पे, पहले रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, इन दोनों के बीच में रिलेशन सेट करना है। तो हमें पता है v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय टी होता है। ठीक, तो अगर मैं डेल्टा एस को रिप्लेस करूं तो मैं क्या लिखूंगी, v इज इक्वल टू डेल्टा थीटा आर बाय टी। तो हमारे पास आया v इज इक्वल टू ओमेगा आर एंड r इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में रिलेशन सेट हुआ v इज इक्वल टू ओमेगा आर से। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सर्कल है, अब ये हुआ, एक्सेलरेशन आया कैसे, पहले एक्सेलरेशन समझते हैं। पार्टिकल है, हमने लिखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, और अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम था। सही, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC
इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मुझे इसे ओमेगा की टर्म्स में लिखना है तो हमें पता है ए सी इज इक्वल टू वी की जगह मैंने लिखा ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर। तो ए सी कितना हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आर। तो ये दो टर्म्स हैं। अब मैं कौन सी यूज करूंगी ये डिपेंड करेगा डेटा पे कि उसने डेटा में मुझे कौन सी वैल्यू दी है। इनके अलावा हमें कुछ कुछ टर्म्स के बारे में और पता होना चाहिए। ठीक, कौन कौन सी हैं वो टर्म्स? सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होगा अपने पास, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक पूरा चक्कर करने में जो टाइम लिया गया है उसको हम टाइम पीरियड बोलेंगे और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशंस और रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड। इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। आपको किसी किसी बुक में ये एन से भी मिलेगा कहीं कहीं जगह, ठीक है, एन से मिलेगा। मैं यहाँ पॉसिबल लिख देती हूँ कि क्या क्या मिल सकता है। एन मिल सकता है या आपको म्यू मिल सकता है फ्रीक्वेंसी के लिए, एफ भी आप यूज कर सकते हो। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, या तो हर्ट्स लिखेंगे और सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा हमारे पास 1/t। ठीक है, ये तो हुई ये सारी बातें। अब चलते हैं इसका रिलेशन कैसे सेट करवाऊं मैं। देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t हो सकता है और 1/t इज फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं AC की बात करूं तो AC में हमने क्या लिखा था सेंटीपिटल में, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये कितना बनेगा 2πf का होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो गया आपके पास 4π² एफ स्क्वायर आर। आप एक्सेलरेशन सेंटीपिटल ये भी यूज कर सकते हो, डिपेंड्स की डेटा क्या दे रखा है। अब एक मैथमेटिकल टर्म जो हमें पता होनी चाहिए, कहीं भी अगर आपको π² मिल रहा है तो आप उसको नियरली इक्वल्स टू 10 रख सकते हो कैलकुलेशन में। ठीक है, ये तो हुई हमारी मेन ये सारी बातें। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सर्कुलर मोशन में आपको यही सब याद रखना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोई भी मोशन अगर एक फिक्स्ड पॉइंट के लॉन्ग हो रहा है और सेपरेशन फिक्स्ड है तो वो सर्कुलर मोशन बना रहा था प्लेन में। कांस्टेंट स्पीड थी तो इसको हमने नाम दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हमने बात करी कि इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है, डेल्टा थीटा। वो कैसे निकाला, आर्क बाय रेडियस। डेल्टा इसको यहाँ पे आर्क लेंथ भी बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एंगुलर स्पीड देखी। एंगुलर स्पीड क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डी थीटा बाय डेल्टा टी अगर हम लिख रहे हैं इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे थे। फिर हमने इसमें देखा कि अगर कोई छोटे से चेंज के लिए है तो डेल्टा थीटा बाय टी भी लिख सकती थी। एंगल को हम रेडियन में मेजर कर रहे थे तो हमने रेडियन लिखा और ओमेगा एंगुलर स्पीड का हो गया रेडियन पर सेकेंड। फिर हमने एक रिलेशन सेट कराया लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के बीच में। उसके बाद हम आए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्यों आया ये एक्सप्लेनेशन आ सकती है। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था सबसे पहले कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है लेकिन स्टिल इट इज एक्सेलरेटेड। ऐसा क्यों,
क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है और डायरेक्शन तो हर जगह बदल रही है, और अगर डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी भी बदल रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो आता ही। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, और मैंने इसका रिलेशन ओमेगा की टर्म्स में भी देखा। फिर हमने आगे टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करी, और हमने टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी का ओमेगा के साथ रिलेशन देखा। अब चलते हैं हमें क्वेश्चन की तरफ। उसने हमें क्वेश्चन दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, आर कितना दे रखा है उसने हमें क्वेश्चन में 5 मीटर, एंड इट्स टाइम डिपेंडेंट एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन कितनी दे रखी है टी क्यूब बाय 3 मतलब माइनस टी स्क्वायर बाय 2। अब उसने बोला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ 3 सेकंड में और एंगुलर वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड में। तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, तो सबसे पहले मैंने इसको 0 पे निकाला, तो 0 क्यूब बाय 3 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, ये तो आ गया 0। फिर मैंने इसी को 3 पे निकाला, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब बाय 3 माइनस 3 स्क्वायर बाय 2, तो 3 क्यूब बाय 3 मतलब 27 बाय 3, तो ये कितना आया मेरे पास 9 माइनस 9 बाय 2, 9 बाय 2 कितना होता है 4.5, तो 9 माइनस 4.5 कितना आ जाएगा ये हमारा 4.5 रेडियन। इसका मतलब पहले 3 सेकंड में वो 4.5 रेडियन चला। अब उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी पूछी है उसने हमसे, देखो टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 था, तो थीटा कितना दे रखा था उसने हमें टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, तो ओमेगा क्या होता है एंगुलर स्पीड हमारा डी थीटा बाय डी टी, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट करते हैं पहले इसको, स्टेप बाय स्टेप लिखा टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर बाय 3 माइनस 2t बाय 2, दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी। कितने टाइम पर पूछ रहा है वो हमसे एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो कितना आया ये हमारा ओमेगा 2 रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये हुआ एक तरीका निकालने का। चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखो अब क्वेश्चन है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस, एक सर्कुलर ग्रूव में ट्रैप हुआ जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, मूव्स अलोंग द ग्रूव, और इसको मैंने 12 सेंटीमीटर इसको चेंज कराया मीटर में, तो 0.12 मीटर आया। ठीक है, अब उसने हमसे बोला है 7 रोटेशंस कंप्लीट करता है 100 सेकेंड्स में, 7 रिवॉल्यूशंस 100 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो एक रिवॉल्यूशन कितने में कंप्लीट करेगा वो 100 बाय 7 सेकेंड्स में। एक रिवॉल्यूशन का टाइम कंप्लीट, वही तो टाइम पीरियड है, तो मेरे पास टाइम पीरियड कितना हुआ 100 बाय 7 सेकेंड। अब सबसे पहले उसने अपने से बोला है कि फाइंड द एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, तो एक कंप्लीट मोशन के लिए हमें चाहिए, तो फर्स्ट कितना हो जाएगा, अगर मैं एक पूरा चक्कर लगाऊं तो मैंने 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है, राइट, तो ओमेगा कितना होगा मेरे पास डेल्टा थीटा बाई टी होना चाहिए था, तो ये हो गया 2 पाई, टाइम पीरियड की जगह मैंने लिखा 100 बाय 7, दैट इज 2 इंटू 22 बाय 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.44 रेडियन सेकेंड इनवर्स। ठीक है,
0.44 रेडियन सेकेंड इनवर्स। ये तो हमने ओमेगा निकाला। अब उसने बोला है लीनियर स्पीड भी बताओ, तो लीनियर स्पीड क्या थी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये क्या हुआ 0.44 मल्टीप्लाई 0.12, ये कितना हो जाएगा 8, 8 4 12 1 5 28, तो 0.0528। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर पॉइंट शिफ्ट करना है एक डिजिट के बाद तो 5.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो AC कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसको क्या करेंगे 0.44 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.12। अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, (23232) मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, लेकिन मुझे 4 के बाद ही पॉइंट चाहिए, तो ये गया 2.3 नियरली इंटू 10 की पावर -2 मीटर सेकेंड -2। यह हमने निकाला इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का लास्ट क्वेश्चन जिसके साथ हम अपने चैप्टर को एंड करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ, ओ से जर्नी स्टार्ट करता है अपनी, थोड़ा डार्क पेन ले लेते हैं, वो अपनी जर्नी ओ से स्टार्ट करता है ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है हमें 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 मीटर, रीचेस द एज P ऑफ द पार्क, पहले वो कहां तक गया P तक गया, देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस, फिर वो सर्कमफेरेंस पे लेता है इतना, एंड देन वापस O तक आ जाता है। ये उसकी पूरी जर्नी है और इस जर्नी के लिए उसने टाइम कितना लिया है 10 मिनट का। अब उसने पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहला डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो राउंड ट्रिप है, मैं O से शुरू कर रही थी और वापस O पे ही आ जा रही हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। फिर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी का पहले क्या करोगे आप फॉर्मूला लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। सी पार्ट में उसने हमें बोला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उसने कितना लिया। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो O से P का डिस्टेंस चाहिए, P से Q का डिस्टेंस चाहिए और Q से O तक का डिस्टेंस चाहिए हमें। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं पहले अलग से, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू O से P प्लस P से Q प्लस Q से वापस O, तो O से P तो रेडियस है तो 1 किलोमीटर, प्लस P से Q ने सर्कमफेरेंस का 1/4 पार्ट कवर किया, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई R/4 प्लस वापस 1 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस 1 होती है, इन दोनों को करा तो कितना आया 2 प्लस इससे इसको कैंसिल करा 2 और रेडियस की 1, तो ये हो गया हमारे पास π/2। तो π/2 इतना तो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 3.14 को सॉल्व करेंगे, या तो पाई के टर्म्स में आंसर निकालते, छोड़ो, ये कितना हो गया हमारे पास 4 प्लस π/2 किलोमीटर। अब टाइम है तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे आप,
टोटल टाइम कितना है मेरे पास 10 मिनट्स, राइट। तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होती हैं 60 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में कैसे निकालोगे आप इसको, बोलो। x कितना हो जाएगा मेरे पास 1/60। तो ये आया टाइम इज इक्वल टू 10/60, कितना हुआ ये 1/6 आवर। तो अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी हमारे पास बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अगर हम इसको भी सॉल्व कर दें चलो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर से अगर मैं इसको किलोमीटर को सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा, ये कितना होगा 2 प्लस पाई की वैल्यू होती है 3.14, अगर मैं इसको डिवाइड करती तो आता 1.57, ठीक है। तो कितना हो गया 3.57 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस है 3.57, टाइम है 1/6, तो ये हुआ 3.57 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 42 4 34 3 21, ठीक। तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो इतनी एवरेज स्पीड से उसने वो पूरा रास्ता चला होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ था, एवरेज वेलोसिटी 0 हुई थी। इसी के साथ हमारा पूरा मोशन इन प्लेन क्या होता है, खत्म होता है। हमने इसमें सबसे पहले वेक्टर्स पढ़े, फिर उसके बाद एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अलग अलग कैसे लिखनी है इक्वेशंस को वो देखा। फिर उसके बाद हमने इसमें प्रोजेक्टाइल पढ़ा, ग्राउंड टू ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड। उसके बाद हमने इसमें सर्कुलर मोशन देखा। यहाँ तक हमारा पूरा मोशन इन प्लेन खत्म होता है। अब हम जब भी नेक्स्ट मिलेंगे तो वो लेक्चर हमारा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। तब तक के लिए इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लिखने का तरीका आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप कोई भी डेटा लिख रहे हो तो गिवन डेटा होना चाहिए। इक्वल्स टू का ध्यान रखना है, फॉर्मूला मैंडेटरी लिखना है, SI यूनिट्स लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।